पहले हम लोग एक चीज सीख लेते हैं, क्या? ध्यान से समझ लो, उसके बाद कुछ करना। अपवर्तन का कारण पहले समझ लेते हैं। अपवर्तन का क्या कारण, समझिएगा ध्यान से। चलिए ध्यान समझिए। आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण, ध्यान से देखो, अपवर्तन का कारण क्यों होता है। मैं इससे पहले आप लोग को भी ये भी बता चुका हूं कि अपवर्तन होता कैसे है और माध्यम बदल जाने से प्रकाश का कौन सा चीज बदलता है और कौन सा चीज अपरिवर्तित रहता है। मैं पहले बता दिया कि आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, तरंगदैर्घ्य और वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब। क्लियर है कि अर्थात प्रकाश का माध्यम बदलने से उसका आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, जबकि प्रकाश का क्या बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य और वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्लियर? यहां तक तो मैं समझा दिया था। ये प्रकाश के परावर्तन में, मैं प्रकाश के गुण में मैं समझा दिया था। क्लियर है ना? अब जो हम लोग देखेंगे कि अपवर्तन का कारण क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। अपवर्तन का तात्कालिक कारण यही है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, क्लियर है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चाहे वो माध्यम विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में जाए, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं चला। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका जो वेग होता है और उसका तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर है? बदल जाने के कारण प्रकाश की जो गति होती है वो किधर हो जाता है, अभिलंब की ओर हो जाती है, नहीं हो जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर वो मुड़ जाती है या अभिलंब की ओर वो विचलित हो जाती है, नहीं हो जाती है। तो मतलब कुछ झुक जाता है, अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है, जिसके कारण प्रकाश के वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण प्रकाश में अपवर्तन की घटना घटित होती है। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए, पहले होता है, पहले इससे पहले भी न्यूटन साहब, हम लोग जब आगे चलेंगे चैप्टर में तो अभी बहुत सारा फिजिक्स में चैप्टर पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? अभी क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन पढ़ रहे हैं। अपवर्तन में आप लेंस पढ़ लीजिएगा। लेंस जब निकलेंगे हम लोग तो लेंस में एक और थ्योरी आता है कि जब दो लेंस को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब कई लेंस को जोड़ेंगे तो उसका क्षमता क्या होगा। जब हम लोग लेंस की क्षमता में जाएंगे, दो लेंसों से जब किरण को गुजारेंगे तो वहां पर किस प्रकार का इमेज बनेगा, कहां पर क्या होगा, नहीं होगा, वो सारा कॉन्सेप्ट हम एक दूसरे क्लास में डील कर लेंगे। क्लियर है ना? अभी हम लोग इसमें आने रहे हैं। हम अभी तत्काल में क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन का कारण। समझ में आ गया? अपवर्तन का कारण यही है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है, उसके वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाती है, जिसके कारण वो अपने पूर्व पथ से क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं, वो अभिलंब के ओर झुक जाते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए, अब यहाँ पर इससे पहले मैं पढ़ चुका हूँ अपवर्तनांक, तो यहाँ पर सीधा कहने का मतलब हुआ जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा, ध्यान से समझना, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा वह माध्यम उतना विरल होगा। याद हो गया? क्या? जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा वह माध्यम उतना क्या होगा, विरल होगा। अपवर्तनांक जितना कम होगा वह माध्यम उतना क्या होगा, विरल होगा। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह माध्यम क्या होगा, उतना सघन होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए, तो इस जगह पर हम ये सोच सकते हैं कि यदि माध्यम विरल है तो प्रकाश का वहां वेग क्या होगा, चाल क्या होगा, अधिक की कम, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उस माध्यम का अपवर्तनांक कम है। पूछ लेगा, देखो यही क्वेश्चन बता देगा, बोलेगा कि एक माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो माध्यम होगा विरल, सघन, दोनों, इनमें से कोई नहीं, विरल। क्योंकि अभी तुरंत कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम हो तो वो क्या होगा, विरल होगा। अगर माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो वो क्या होगा, सघन होगा। अभी इसी क्वेश्चन को बदल देगा, ध्यान समझना। बोल देगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश का चाल होगा कम, अधिक, बराबर, यानी अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। अधिक अपवर्तनांक कम है तो विरल होगा ना, तो विरल में प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा। अगर अपवर्तनांक अधिक है तो वो क्या होगा, अपवर्तनांक अधिक है तो सघन होगा, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। क्लियर है?
तो ध्यान से समझना, अभी जो तत्काल में हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है ना? प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी थ्योरी होते हैं वो मैं बहुत कुछ समझा चुका हूँ और थोड़ा बहुत इसमें बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग चलेंगे मानव नेत्र खत्म होने के बाद प्रिंट खत्म होने के बाद प्रकाशिक यंत्र, 3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है प्रकाश के अपवर्तन में। उसके बाद जाकर के हम घुसेंगे कहां पर, चौथा अध्याय विद्युत धारा में। क्लियर है ना? तो यहां तक समझ गए। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है ना? प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है, माध्यम। क्या है, माध्यम। क्लियर है, कोई दिक्कत ना? अब देखिए दूसरा पॉइंट में हम लोग चलेंगे कि प्रकाश कई माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। अब क्या पढ़ेंगे, कई माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। तो कई माध्यम का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना। या तो माध्यम हवा होगा, जल होगा, पानी हो, जल पानी एक है, जल होगा और दूसरा क्या होगा, कांच होगा, फिर क्या होगा, हवा। मतलब देखो अपना माध्यम से ज्यादा कुछ है, कौन सी है, जल है, हवा है, जल है, कांच है, फिर क्या है, हवा है। यही तो इसका माध्यम हो गया ना, इससे ज्यादा तो माध्यम है नहीं। तो ध्यान समझिएगा, इसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पर एक सिंबॉलिक चिन्ह बता देता हूँ कि इसको हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे। क्लियर है ना? देखिए लैंग्वेज बहुत सिंपल है लिखना, कोई विशेष लैंग्वेज नहीं है। क्लियर है ना? तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, कई माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है ना? तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम। क्लियर है, कोई दिक्कत ना? इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हैं, जो सीबीएसई वाला है इंग्लिश में समझना, और सीबीएसई वाला का क्लास तो चलता नहीं है, ये तो बिहार बोर्ड है भाई, समझ रहे ना? सीबीएसई वाला अपना इसका इंग्लिश कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है। अगला देखिएगा, अब यहाँ पर होगा क्या, तो कई माध्यम, तो पहला माध्यम मैंने क्या लिया, हवा। क्या लिया, हवा। उसके बाद जल, कांच की जल, जल क्यों लिए, कांच क्यों नहीं लिए? हाँ, मतलब कांच थोड़ा ज्यादा सघन है ना, और फिर जल क्या है, विरल। ले सकते हैं, लेने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा देखो समझना कि आखिर जल क्यों लिए, कांच क्यों नहीं लिए। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम कांच ले लें तो प्रकाश यहाँ आकर के थोड़ा ज्यादा रुकेगा ना विलंब की ओर, क्योंकि वो ज्यादा सघन है, और फिर इधर से आएगा थोड़ा उधर भाग जाएगा, और फिर इधर आएगा थोड़ा और भाग जाएगा, क्योंकि विरल में आ गया। क्लियर है ना? कई माध्यमों से जब प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग देखते हैं तो वहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो इसका आपतन कोण आई होता है हवा में, वही एंगल यहाँ I1 होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। क्लियर है? अब यहाँ पर सवाल पूछ देगा, यदि किसी किरण को 45 डिग्री के एंगल पर कई माध्यमों से गुजारा जाए तो पुनः उसका हवा में उस मतलब कोण का मान कितना होगा, तो 45 डिग्री कैसे होगा, तो इसी को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर है? तो देखिए मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिएगा, माना हवा, जल, कांच और हवा क्या है, 3 माध्यम है जिससे प्रकाश की किरण PQ को क्या किया, आपतित किया। क्लियर है? जिस प्रकार से यहाँ लैंग्वेज मैंने लिख दिया हूँ, एक झलक देख लीजिए, मैं उतना मतलब बोलने का टाइम नहीं, आप देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा मैंने, माना हवा, पानी या शीशा, जल, कांच, कुछ भी लगा सकता है ना, और हवा कैसे, तो हवा, जल, कांच, हवा, 4 माध्यम हुआ ना। माध्यम तो हुआ मुख्यतः 1 2 3 है ना, फिर इधर आने के बाद किरण भागा ना जी, तो क्या माध्यम करो, 4 माध्यम हुआ। क्लियर है? तो देखना, ध्यान से समझना, हम लोग क्या देखेंगे कि चारों माध्यम से जब किरण को गुजारते हैं तो इतने माध्यम में आने के बाद आखिर इस किरण में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता है। ये जितना एंगल पर आपकी हो रहा उतने एंगल पर वो अपवर्तित कैसे हो जाता है हवा, यही आपको क्या करना है, समझना है। क्लियर है ना? तो चलिए लैंग्वेज से समझ गए ना। तो यहाँ पर मैं आप लोग को स्नेल का नियम बता चुका हूँ कि नहीं बताया, स्नेल का नियम बताया हूँ। क्या होता है स्नेल का नियम, बोलिए क्या, जया का इस तरह के नियतांक के बराबर होते हैं। मैं यहाँ लिख दिया हूं स्नेल के नियम से। देखिए 4 रूल बनेगा ना, क्या बनेगा, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा ना जी। एक होगा क्या, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक NWA, एयर मतलब हवा, W मतलब जी वाटर होता है ना। फिर क्या लिखेंगे, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखेंगे ना, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो कुछ होगा N, हवा के सापेक्ष
जल ना है जी, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो कौन चीज NgW होगा ना। ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ठीक बोले, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, तीनों में कॉन्सेप्ट ना। तो कांच के सापेक्ष हवा के अपवर्तनांक तो NaG। क्लियर, ये तीनों में अपवर्तनांक होगा जी कि नहीं होगा, बोला जाए। देखिए ये एंगल क्या है I, ये एंगल क्या है R, तो साइन I बटा साइन R। क्लियर, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है ना। किसका, जल के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्लियर है ना। तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो यहाँ स्नेल के नियम से हम क्या लिखेंगे, हवा के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक। क्लियर है ना, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्लियर, क्या होगा, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक में NWA इक्वल क्या, साइन I बटा साइन R। क्लियर, समझ में आ गया ना जी, कोई दिक्कत है ना। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, जिस टाइप से मैं यहाँ लैंग्वेज लिखा हूं उसी टाइप से आप लिख सकते हैं ना। किरण QR कांच की सतह R पर आपतित हुआ जो कोण कितना बनाता है, R बनाते हुए अपवर्तन RS दिशा में होती है, RS दिशा में होती है, जहां पर अपवर्तन कोण क्या है, R1 है। क्या है, R1 है। तो स्नेल के नियम लैंग्वेज बना सकते हैं। मैंने लिखता हूं लैंग्वेज, जैसे ई बनाए ना वैसे आप इसको बना सकते हैं। किसी को कोई परेशानी है, कोई बीमारी, कोई दिक्कत ना, तो आप मैंने लिख दूं स्नेल के नियम से, कोई दिक्कत नहीं ना, लैंग्वेज बना लीजिएगा ना। चलिए, तो हम यहाँ फिर लिख देता हूं कि क्या चीज, स्नेल के नियम से। क्लियर है ना। आप लैंग्वेज यहां लिख देता हूं मैं, भाषा चित्र अनुसार लिख लें। सिखाइए दिए कैसे लिखना है, कोई दिक्कत ना, समझ में आ गया ना। अब देखिए यहां हम क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम पता है ना जी कि झूठे, पता है, हाँ देखना। अब देखिए आगे चले, अब क्या होगा, एक हो गया कौन चीज, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब कौन चीज, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, NgW। नहीं, क्या होगा, NgW इक्वल, दिमाग लगाओ क्या होगा, हाँ नहीं देखे की छो R1 नहीं बुझली की साइन R बटा साइन R1। नहीं समझ में आया की जी, यहाँ तक लैंग्वेज समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है ना। फिर आपको क्या करना है जी, थोड़ा समझिएगा आराम से। क्या लिखेंगे, NWA और NGW। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, किसी को कोई बीमारी नहीं होगा, बीमारी है सबको बीमारी दूर न है। चलिए आगे देखिएगा, फिर आपको हम यही चीज यहां लिख देता हूं, चित्र अनुसार क्या करें, चित्र अनुसार भाषा लिखें। लिख लीजिएगा, जब ई कौन RS किरण है ना, नहीं जी, आपतित किरण हुआ ना, किस बिंदु पर, S बिंदु पर आपतित होने पर कौन से आपतित होता है, R1 एंगल से आपतित होने पर कौन सा कोण बनाएगा, I1। क्लियर, समझ में आ गया। भाषा लिख लीजिएगा, तो आने लिख लीजिएगा स्नेल के नियम। जैसे मैं ये भाषा लिखा उसी टाइप से तीनों का भाषा होगा। क्लियर है ना। तो फिर यहाँ क्या लिख लीजिएगा, स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम फिर यहाँ क्या कहेगा, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक नहीं होगा, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या होगा जी, कांच के सापेक्ष हवा NaG। नहीं जी, क्या होगा, साइन R1 जी
R1 लिखे हैं हाँ। बट क्या साइन I1 क्लियर है ना। किधर इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन कितना थर्ड। यहां तक समझ में आ गया। किसी को कोई बीमारी है तो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं ना। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको निपटे हैं, निप सकते हैं ना। चलिए थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसको निपटे हैं और लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। अब क्या लिखना है, आगे याद करो। सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक बता दिया हूं, संबंध है नहीं रे। क्या लिखेगा, समीकरण 1, 2 तथा 3 को क्या करेंगे, को कौन चीज तो बोल नहीं सकता है, गुना करने पर। क्लियर है ना। तो कीजिए भाई, NWA गुना क्या, NGW गुना NAG, यही ना, इक्वल का साइन I बटा का साइन R गुना साइन R बटे साइन R1 गुना साइन R1 बटे साइन I1। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलिए और कुछ देख लो, एक झलक फिगर, किसी को अगर परेशानी हो तो देख सकते हैं। हो गया, मिटा दे, मिटा दे। चलिए अब हमको क्या चलना है, चलिए पुनः क्या चलेंगे, पुनः एरा मान लेगा कौन सी इक्वेशन खत्म माना था, 3 बना है, इसको मान लेंगे क्या 4, मान लिए ना। पुनः ध्यान समझिएगा, हवा में कौन सी प्रकाश की चाल क्या है, सी, पानी है ना। जल में प्रकाश की चाल क्या होगा, है VG ना, VW। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, VG होगा ना, कोई दिक्कत। अब आप ही लोग हमको बताना, ये तो हवेल है जी, हवा में तो सी है ना, कोई दिक्कत है ना। तो देखिए आप ही लोग हमको बताओ, यहाँ N हवा के सापेक्ष के कर जल का अपवर्तनांक NWA बराबर क्या होगा, C बटा VW। नेक्स्ट समझ लीजिए, C बटा VW इक्वेशन फर्स्ट, फिर क्या निकालेंगे, NGA NGW नहीं होगा जी। तो NGW इक्वल कुछ VW बटा VG। सही की गलत, सही है, पूरे सही है, गलत है ना। अब क्या होगा, NAG न जी, NAG इक्वल क्या बचेगा, VG बटा नहीं जी, इक्वेशन सेकंड में मानना जी, इक्वेशन 4 ना है, इसको मान लेंगे इक्वेशन कितना 5, इसको मान लेंगे इक्वेशन कितना, इसको मान लेंगे इक्वेशन कितना 7। मान सकता है, मानना है तब, नहीं मानना है तो मोदी के बोरा में छोड़ दो, समझ रहा है ना, वो अपने बोरा से निकालेगा, हमको टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत है ना। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 5,
6 तथा कितना 7, 7 दुगुन होता है जी, हम एक क्यों दे दिए थे 7 को गुना करने पर, करो तो क्या होगा, NWA गुना NGW गुना NAG इक्वल क्या, C बटा VW गुना VW बटा VG गुना कौन सी VG बटा C, VW से VW, VG से C से NWA गुना NGW गुना NAG इक्वल क्या 1, इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 क्लियर है ना, समझ में आ गया। किसी को कोई बीमारी नहीं ना है, जितना भी कोरोना के सब अगला वेरिएंट चला है तो देखना बच के रहना, ये हो गया ना। अब देखिए इस सब को अब की करना है, मिटा देना है, मिटा देना है, किसी को कोई करना है, सबको समझ में आ गया ना। तो चलिए इस सब को मिटा देते हैं, इस सब देख लो, एक नजर देख लो बढ़िया से, कहीं भूल पड़ जाएगा तो फिर परेशानी है। मतलब रूल अगर याद है ना जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, समझ रहे हैं ना। ये सब समझने वाला चीज है। कई माध्यम कहता है, बहुत सारा माध्यम ले लेगा तो आसान है, 50 गो माध्यम तो खोज के लाना 50 गो की धरती पर से क्या है, मंगल ग्रह पर जो 50 गो माध्यम मिल जाए तो मिल जाए, धरती पर तो संभव नहीं है कि 50 गो माध्यम होगा, क्लियर है ना। 2 गो माध्यम होगा, या तो मिलल होगा या तो सघन होगा। अब सघने में एगो ज्यादा सघन होगा, एगो कम सघन होगा, क्लियर है ना। तो कम सघन के होगा, जैसे जल ऋण के जैसा जो भी चीज आएगा पारदर्शी में वो कम सघन हो गया। कांच ऋण घिसा हुआ कांच सब, चुड़ला का कांच सब, पिसल का कांच सब, मतलब जो भी देखते हैं आप लोग, तो क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देना। चलिए अब देखना क्या है, हमको लाना क्या है भाई कि ई एंगल के बराबर ई एंगल होना चाहिए, तो होना चाहिए हर हाल में, क्लियर है ना। अब कैसे आएगा तो देखिए, इसको मिटा लेते हैं, देखिए यार, चलो भाई ये 2 इक्वेशन के ध्यान मेरे, अरे रब्बा। अच्छा एक चीज बताइएगा हमको, अब यहां हम लोग चलते हैं समीकरण की कट्टा है 4 तथा कट्टा 8 ने 8 मेरे, हाँ 8 ने बोलना है से, चलेंगे ना। NG मिल रहा है ना, दोनों कहाँ बोरा में नहीं जी। अब बचा का जी साइन आई बटा साइन आर गुना साइन आर बटा साइन R1 गुना साइन R1 बटा साइन I1 इक्वल क्या 1, समझ गया। देखिए कुछ करता है ना, ई बेचारा से ई बेचारा, ई बेचारा से ई बेचारा, कोई बेचारा नहीं करता, करता जी नहीं करता। याद करो जब हम आप लोग को ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाए थे तो वहां कुछ बताए थे, क्रॉस मल्टीपल करेगा ना तो साइन आई के बराबर क्या होगा, साइन I1, साइन साइन कहाँ चल जाएगा, बेचारा बोरा में चल जाएगा, तो साइन आई इक्वल क्या होगा, साइन I1। जेटी को क्या करना था, क्लियर था ना। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रकाश की किरण को कई माध्यमों से गुजारा जाए तो जितना कोण पर वह आपतित होगा उतने कोण पर वह किसी अन्य माध्यम में अपवर्तित भी होगा। जब कई माध्यम रहेगा तब, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत न। इसी के साथ ये थ्योरी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो देखो अब जो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन में, तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन कैसे होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये सारा का सारा चीज मैं बता चुका हूँ, क्लियर है। अब मैं ये भी समझ गया कि कई माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। पार्श्विक विस्थापन, जब प्रकाश की किरण को किसी कांच की स्लेब से गुजारा जाता है तो वहां पर पार्श्विक विस्थापन की घटना किस प्रकार से घटती है वो मैंने